नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद। कल से जंगल राज की बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की ओर से कल जंगल राज प्रदर्शनी, जंगल राज एग्जीबिशन लगाया गया। जंगल राज प्रदर्शनी में दिखाया गया कि 90 का दौर जो नोटोरियस था जंगल राज के लिए, उस दौर में क्या कुछ होता था, कैसे अपहरण होते थे, कैसे रेप होते थे, कैसे विधायक आवास, एमएलसी आवास अपराधियों का अड्डा बन चुका था और कैसे उन वो जो जगहें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था अपराधियों को शेल्टर देने के लिए। यह जो प्रदर्शनी है, इसके बाद वो युवा जो 25-30 साल का है, जिसने वो 90 का दौर जंगल राज नहीं देखा है, उसके मन में कई तरह के सवाल हैं। तो बिहार से जो जंगल राज खत्म हुआ है, उसका श्रेय जितना नीतीश कुमार को जाता है, उतना ही अभयानंद को जाता है। तो हम अभयानंद से समझेंगे कि जब डीजीपी थे, जब एडीजी थे, तो क्या जंगल राज का दौर था और कैसे उसे हटाने में कामयाबी हासिल की थी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद दीपक जी। तो ये जो जंगल राज है, ये क्या है और 90 का दौर क्या था, जो युवा हैं वो पूछ रहे हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि उस जंगल राज के दौर को आपने कैसे हटाया। जंगल राज क्या है, इसको परिभाषित करना जरूरी होगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। मेरी अपनी समझ है कि मात्र अपराध हो रहे हैं, ये जंगल राज नहीं है, क्योंकि हर राज्य में अपराध होते हैं। तब रही बात कि अपराध के बाद जो राज्य की प्रतिक्रिया होती है, राज्य मतलब स्टेट की, पुलिस और प्रशासन की, उसमें जुडिशरी भी इंक्लूडेड है, उसमें जेल का प्रशासन भी इंक्लूडेड है। तो उनकी प्रतिक्रिया कैसे होती है एक अपराध के संबंध में, वो कानून में जो दर्ज किया गया है उसके अनुसार हो रही है या किसी दूसरे अनुसार हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है। जिस पीरियड को आप जंगल राज कह रहे हैं, या लोग मानते हैं कि वो जंगल राज, पटना हाई कोर्ट ने कहा था। हाँ, मैं इसीलिए कहा कि लोग मानते हैं कि वो जंगल राज था। उसमें जिस तरह के दृष्टांत आए थे, उससे लगता था कि अपराध होने के बाद जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए और प्रक्रिया अपनानी चाहिए पुलिस और प्रशासन को, वो नहीं हो पाता था। एक बहुत साधारण एग्जाम्पल, अपराध हुआ और आप मशक्कत करते रहिए कि एफआईआर हो जाए, एज ए विक्टिम की एफआईआर हो जाए, और चांसेस आर कि नहीं होगा। तो क्योंकि जो अपराधी है वो पावरफुल है, सत्ता के करीब है। कारण उसके अनेकों हो सकते थे, लेकिन हम लोग आपस में मिल करके, जो आईपीएस अफसर से एक मजाक बन जाता था कि तुम्हारे कहने पर भी एफआईआर नहीं हुआ ना, तो अगर हो जाए तो उसको मड़वा के अपने ड्राइंग रूम में लगा लेना। तो ये स्थिति थी, आईपीएस ऑफिसर्स की स्थिति थी कि उनके कहने पर भी एफआईआर नहीं हो पाता था। ऐसा हुआ है। और हम लोग आपस में जब बैठते थे तो हंसी मजाक में ये बात कह देते थे। तो ये एक साधारण एग्जाम्पल है जिससे पता चला कि सीआरपीसी की प्रक्रियाएं फॉलो नहीं होंगी, केस दर्ज नहीं होगा, जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं वो सीधे आईओ से बात करने लगेंगे, मतलब तो नेता हाँ, मंत्री मुख्यमंत्री, हायरार्की टूट जाती थी। तो इस व्यवस्था में एक कल्चर है कि हायरार्की नहीं टूटती है, तरीके से बात होती है, जिसको जो कहना है वो जिससे कहना है उसी को कहेगा, दूसरे को नहीं कहेगा। ये सब बातें थी, और ये जब नहीं होता था तो लोग कहते थे कि ये जंगल राज हो गया। एक आईपीएस अधिकारी के तौर पर, जैसा आपने कहा कि कई बार ऐसा होता था कि एक आईपीएस अधिकारी कह रहा है कि हाँ विक्टिम के लिए का फोन कर रहा है थाने में कि एफआईआर हो जाए और एफआईआर नहीं हो रही। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के तौर पर
कितनी निराशा होती होगी उस समय 90 के दौर में जो आईपीएस होंगे कि हम जो विक्टिम है उससे मिलकर उस आश्वासन दिए कि तुम्हारी मदद होगी और मदद नहीं हो पा रही। जो आईपीएस ऑफिसर्स साइडलाइन रहते थे वो अपने कोलीग से भी जो लाइन में हैं उनसे भी कहना बंद कर देते थे कि जब होना ही नहीं है तो उनको कह करके करेंगे क्या, और उससे निराशा होती थी। कोई जो युवा हैं जो पूछ रहे हैं जिन्होंने नहीं देखा है 90 का दौर, उनको कोई एग्जाम्पल से आप बता सकते हैं कि कैसे कैसे जंगल राज में पुलिस काम करती थी, कैसे जंगल राज में अपराधी काम करते थे, कैसी घटनाएं होती थी? कोई ऐसी घटना जो आपको अभी आपके स्मृति पटल पर अंकित हो? एक मेरा जूनियर था जो उस समय एक जिले में एसपी था, हमारे अंडर में एएसपी में काम किया था, भला सभ्य आदमी। तो वो एक दिन मेरे घर पर आया, सोशल कॉलिंग ऑन जिसको बोलते हैं। हमने ऐसे ही उसे पूछ दिया कि तुम्हारे बेटे का क्या हाल है। छोटा लड़का था, 3 या 4 में पढ़ता होगा। तो बहुत ही झेपते हुए उसने कहा कि सर लोकल स्कूल में जाता है और 2 बॉडीगार्ड स्टेन कार्बाइन के साथ रखते हैं वहां अपने लड़के के प्रोटेक्शन में। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्यों जरूरी हो गया है? तो सर डर लगता है कि कहीं किडनैपिंग नहीं हो जाए। तो ये डर एक डिस्ट्रिक्ट एसपी को लगता था अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बेटे को स्कूल भेजने में कि कोई किडनैपिंग नहीं हो जाए बेटे का। तो 2 बॉडीगार्ड 10 कार्बाइन के साथ ये माहौल हुआ करता था। कुछ समय पहले कहा गया था लालू प्रसाद यादव के साले राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव की तरफ से कि अपहरण उद्योग जो उस समय चलता था उसमें फिरौती कितनी होगी, कितना रैंसम अमाउंट होगा और क्या कुछ नेगोशिएट करा के कुछ कम कराना है, यह तय होता था सीएम आवास में। इसके बाद पूरे देश में बहुत बवाल मचा था, बहुत हलचल मची थी। क्या सचमुच ऐसा होता था कि जो सत्ताधारी लोग हैं, मंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, विधायक आवास, उसमें अपराधियों को पनाह मिलती थी और वहां रैंसम अमाउंट तय होता था? व्यक्तिगत तो जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह के लोग इसको बोले हैं सोशल मीडिया पर, तो उससे संदेह होने का भी कोई कारण नहीं नजर आता है। ये जो अपहरण इंडस्ट्री चलती थी, आप तो उस समय कहीं एसपी होंगे, कहीं डीआईजी या आईजी रहे होंगे। ये जो अपहरण इंडस्ट्री उस समय चलती थी, वो अपहरण इंडस्ट्री क्या थी? किडनैपिंग इंडस्ट्री? अपहरण इंडस्ट्री को मैंने फेस टू फेस एक ही जिले में देखा था, वो भी इस सरकार के बहुत इनिशियल पीरियड में, दैट इज 91-92। बेतिया में मैं एसपी था और मैंने अपहरण की समस्या, जो क्राइम था अपहरण का, उसको फेस टू फेस देखा 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा बेतिया में एसपी रहने पर। ऑफ कोर्स उस अपहरण इंडस्ट्री की जो पिक्चर है मेरे माइंड में, वो मैं प्रोफेशनली उसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखता हूँ, और अगर उस पर डिस्कशन होना होगा तो फिर मैं अपने तरीके से उसको डिस्कस करूंगा। वो सीधा ये नहीं था कि फिरौती के लिए अपहरण, इसको मैं नहीं मानता था। बेतिया में जो मैंने देखा कि एक व्यक्ति एक्स को अपहरित किया गया, उससे पैसा ले लिया गया तो आमदनी हो गई, फिर दूसरे व्यक्ति को अपहरित किया गया। ये मैं नहीं मानता था कि ये अपहरण पैसे के लिए हो रहा था या फिरौती के लिए हो रहा था। तो उसका डिस्कशन अलग है।
दूसरी जगहों पर क्या हो रहा था, इसकी इसकी समझदारी मुझे नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टली उसको फेस नहीं कर रहा था। कहा जाता था कि उस समय जो डीजीपी थे उन्होंने कहा था कि बिहार की सत्ता लंपटों के हाथ में चली गई है। ये कौन लंपट थे जो अपहरण कराते थे, हत्याएं कराते थे, रेपिस्ट को बचाते थे और इससे बिहार में उस समय 90 का जो दौर था, जिसे जो नटोरियस कहा जाता है क्राइम के लिए, उस दौर में कितना संरक्षण प्राप्त था और पुलिस कैसे अपने को बेबस महसूस करती थी? मैं आपको अपनी बात बता सकता हूँ, इसीलिए मैंने कहा कि जो मेरा इंटरफेस था, किडनैपिंग संख्या अनंत थी बेतिया में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग उस प्रॉब्लम की अलग थी और मैंने उसको अलग ढंग से अप्रोच भी किया था और उसका बहुत फायदा मिला मुझे, क्योंकि मैंने उसको अलग ढंग से इंटरप्रेट किया था और पुलिसिंग भी उसी हिसाब से की थी। क्योंकि आपके क्वेश्चंस का स्लांट है कि लंपट के हाथ में सत्ता थी, सत्ता कैसे लोगों के हाथ में थी उससे नहीं, मेरा बिहार के डीजीपी ने कहा था पद पर रहते हुए, हो सकता है, ये ऑन रिकॉर्ड है। हो सकता है, तो जिन्होंने कहा था वो डिफेंड करेंगे इसको। नहीं, आप भी उस समय पुलिस सेवा में तो रहे ही होंगे, तो उस जब आपके मुखिया जो डीजीपी थे उन्होंने ऐसी बात कही थी और शहाबुद्दीन को की गिरफ्तारी के बाद जब उन पर दबाव पड़ा था तब उन्होंने ऐसी बात कही थी, तो उस समय क्या माहौल था? युवा जो पीढ़ी है वो नहीं जानती है, तो ये कर्तव्य भी है कि उनको बताना कि उस समय क्या स्थिति थी, वास्तविक स्थिति क्या थी। आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया, आपके मुखिया जो डीजीपी थे, ये कोई आवश्यक नहीं है कि मुखिया जो समझदारी रखें वही समझदारी हम भी रखें। हम अपनी बात अपने तरीके से कहेंगे। अपराध जो हो रहा था अपहरण का, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट चंपारण में था। वेस्ट चंपारण माना जाता है कि अपहरण के उद्योग का सेंटर था। उसकी एक अलग कहानी है। मैं वहाँ 1 साल से थोड़ा सा अधिक था और मैंने उसको समझने की कोशिश की। मेरे पुलिसिंग का तरीका ये नहीं है कि गए और सीधे आक्रमण, वो हम नहीं करते हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये अपराध क्यों हो रहा है और मैंने उसको समझने की कोशिश की, अपनी परिभाषा बनाई उसकी और उस परिभाषा के अनुसार उस पर तब मैंने आक्रमण किया, वो दूसरे तरह से किया और उसका इम्पैक्ट आज भी आप वहाँ के लोगों से बात कीजिएगा तो कहेंगे कि इन्होंने जो किया वो एक नए तरीके से किया, अपने तरीके से किया और उसका रिजल्ट भी सबसे अच्छा है। क्या ये सच है कि उस दौर में जो अपहरण इंडस्ट्री, किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी, उसे सत्ता का संरक्षण हासिल था? आप उस समय भले ही आप कह सकते हैं कि मैं उस समय आईजी ट्रेनिंग था या मैं उस समय मेन स्ट्रीम जो पुलिसिंग है उसमें नहीं था, जानबूझकर मेरी ईमानदारी और मेरी निष्पक्षता की वजह से मुझे अलग रखा गया था, लेकिन आप एक एक जो समझ है उसके बारे में वो तो देखते ही होंगे किनारे बैठ करके कि क्या कुछ हो रहा है बिहार में। आपका सवाल बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया कि मैंने जितना टैकल किया वो अपने तरीके से नहीं, किया। उसके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं और स्पष्ट करता हूँ अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हो सकता है कि उस दौर में आपकी ईमानदारी, आपकी निष्पक्षता की वजह से आपकी पोस्टिंग जिलों में नहीं की गई हो या आपको साइड करके रखने की कोशिश की गई हो, क्योंकि जो लोग सत्ता में थे वो नहीं चाहते थे कि ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर मेन स्ट्रीम पुलिसिंग में आए। लेकिन किनारे रहते हुए भी आपने महसूस तो की होगी चीजें कि ये जो अपहरण इंडस्ट्री चल रही है, आज क्यों नहीं चल रही है? आज तो नहीं चल रही है, आज तो हम नहीं सुन रहे हैं कि फला कारोबारी का, फला जो है नेता का, फला जो पेट्रोल पंप के मालिक का अपहरण हो रहा है। तो सत्ता का कितना संरक्षण था उस समय? मैं नहीं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कितना था,
क्योंकि मेरे ऊपर ये दबाव नहीं आया कि इसको पकड़ लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। एक बार जरूर एक अपहरण हुआ था बेतिया में, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने टेलीफोन करके कहा कि गैंग का पता लग गया है क्या? हमने कहा कि हाँ, पता लगा है। तो उन लोगों को भी पकड़ लीजिए, उनके परिवार को भी किडनैपिंग जिन लोगों ने किया है उसको पकड़ लीजिए। हमने कहा कि ये कानून में लिखा होगा तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा, और मुझे मालूम है कि कैसे छुड़वाया जा सकता है। तो ये बहुत कैजुअली बात हो जाती थी, और जिसको मैं नहीं मानता था। अगर कोई मान लीजिए उन्होंने कहा कुछ और एसपी कहे कि जी हाँ एकदम कर रहे हैं तुरंत, तो मुख्यमंत्री से ही हम उम्मीद करें कि हर चीज कानून से ही करेंगे, वो उचित नहीं, बिकॉज ही इज बेसिकली ए पॉलिटिशियन। तो वो पॉलिटिकल भाषा इस्तेमाल करेंगे, वो थोड़ा कानून से इतर भी बात करेंगे। लेकिन आपका काम है उसमें से जो पिक आउट करने लायक है कीजिए, और जो नहीं करने लायक है कहिए कि नहीं होगा, या हम ये नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से करेंगे। जब बिहार में निजाम बदले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 2005 में सरकार बनी, उसके बाद जो मेरी जानकारी है, जो सत्ता के सियासी गलियारों में जो जानकारी चलती है उसके मुताबिक उन्होंने आपको बुलाया और कहा कि बिहार से जंगल राज खत्म करना है, बिहार में कानून का इकबाल, पुलिस का इकबाल वापस लाना है। और उन्होंने कहा कि आप स्ट्रेटजी बनाइए, आपको फुल एकदम फ्रीडम मिलेगा। उसके बाद कैसे खत्म किया आपने, कैसे कानून व्यवस्था का राज, जिसको कायम करने का क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है, अभयानंद को भी जाता है, तो वो कैसे किया? मैंने एक बेसिक थीम पकड़ा कि जितना भी क्राइम्स ऑफ वायलेंस हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं आर्म्स का उपयोग हो रहा है, वो चाहे फिरौती के लिए अपहरण हो, या मर्डर हो रहा हो, या रंगदारी हो रही हो। तो ये सभी क्राइम्स ऑफ वायलेंस है जिसमें वेपन का इस्तेमाल होता था। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है कि कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं है बिहार का जो आज न कल अपने क्रिमिनल हिस्ट्री में पकड़ा गया हो विथ इलीगल फायर आर्म्स। और थर्ड स्टेटमेंट है कि द इजिएस्ट केस जिसमें सजा हो सकती है वो है आर्म्स एक्ट का। आर्म्स एक्ट मतलब इलीगल पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स। ये तीनों स्टेटमेंट को जब मैंने कलेक्ट किया, देन आई रियलाइज कि जितने भी केसेस हैं 25(1)(a) आर्म्स एक्ट के, उनको लेकर के और उसका ट्रायल धड़ाधड़ करवा दिया जाए तो 2 साल 3 साल की सजा थोक के भाव से होगी। सजा होती है, वो 3 साल की हो या आजीवन कारावास हो। हमने इसको कराना शुरू किया। आज वेपन पकड़ा गया किसी क्रिमिनल के पास तो 10 डेज के अंदर में आजीवन कारावास, 3 years या 2 years की सजा उसको करा दी गई ट्राइंग कोर्ट से, और उसको छोड़, अगर सजा हो गई तो बहुत बड़ा कहर टूटता है क्रिमिनल पर। और ये पैटर्न को मैंने फॉलो किया करीब 2 साल तक। असीम संख्या में क्रिमिनल्स के पुराने केस और नए केस, आज वेपन पकड़ा गया और 10 दिन के अंदर सजा हो रही। स्पीडी ट्रायल उसको लोगों ने नाम दिया था। हो गया, मानसिक रूप से वो क्रिमिनल दब गया, क्योंकि उसको लग गया कि पहले वो समझता था अच्छा ठीक है पकड़े जाएंगे ना तो छूट जाएंगे, सुपरविजन होगा तो फिर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। आप करते रहिए बेल के लिए, जब तक आप अरेस्ट होके फॉरवर्ड हुए और सीधे पिटीशन पड़ा
कि इन पर चार्ज फ्रेम किया जाए, हम लोग रेडी हैं चार्जशीट के साथ। तो ये एक मेथड हमने डेवलप किया था जिसका उपयोग हुआ, जिसको आप स्पीडी ट्रायल के नाम से जानते हैं, और ये सबसे पहले लागू किया गया आर्म्स एक्ट में। ये सोच थी एक। ये जो जंगल राज प्रदर्शनी कल राजधानी पटना में लगाई गई थी, इसमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई थी 90 का दौर दिखाकर, जो नोटोरियस था, कुख्यात था जंगल राज के रूप में, कि अगर वोटिंग में जो 11 को 2 दिन बाद होने वाली है, परसों होने वाली है, उसमें गलती हुई तो बिहार में फिर से वह जंगल राज आ सकता है। क्या आपको भी यह भय लगता है कि अगर गलती हुई तो फिर से वो जंगल राज का दौर बिहार देख सकता है, जिसे बड़ी मुश्किल से, और उसमें आपने बहुत एनर्जी लगाई, बहुत ऊर्जा लगाई, रात रात भर नहीं सोए होंगे, जिससे बिहार जंगल राज से मुक्त हुआ? मैंने आपको एक प्रश्न के उत्तर में पहले भी कहा कि जंगल राज केवल अपराध से संबंधित नहीं, और अगर आप तर्क के लिए मान भी लें कि ये अपराध से संबंधित है, तो क्या भ्रष्टाचार अपराध नहीं है? ये बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या केवल रंगदारी और अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण या मर्डर्स मेजर अपराध है? ये जब होते हैं तो जंगल राज लोग बोलने लगते हैं। और ये जो घूस लिया जा रहा है, बड़े अफसर और छोटे अफसर, छोटे मुलाजिम, बड़े मुलाजिम, कोई 10 रुपया ले रहा है, कोई 500 करोड़ खा जा रहा है, तो ये अपराध है या नहीं है, इस पर पहले बहस हो जानी चाहिए। और अगर है तो इसको कौन रोकेगा? आप सब वायलेंस के अपराध को बंद कर दीजिए और भ्रष्टाचार के अपराध को चालू रखिए, और उसकी सीमा जो है वो 500 करोड़। जब रेड होता है तो मालूम होता है कि इतना पैसा रिकवर हो रहा है जिससे कि मशीन ही गर्म हो जा रहा है गिनते गिनते। तो ये अपराध नहीं हुआ क्या? गरीब लोगों को उससे परेशानी नहीं हो रही है? तो इशू को पहले डिफाइन कर लीजिए कि जंगल राज है क्या। जंगल राज है जो कानून की प्रक्रिया को नहीं फॉलो किया जाए, वो जंगल राज है। घूसखोरी, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं कि एक मोमेंट ऐसा नहीं है, एक क्षण ऐसा नहीं है इस राज्य में जो घूस नहीं लिया गया है, वो चाहे छोटा सा घूस हो या बड़ा सा घूस। ये मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन टाइम। मोमेंट नहीं ब्रेक होता है जब घूस नहीं लिया जा रहा है। तो आम आदमी उससे भी परेशान है। तो फिर क्या कहा जाए, ये जंगल राज है या नहीं? तो आपने मेरे सवाल के जवाब में एक बड़ा तीखा सवाल पूछ लिया। आपने कहा कि भ्रष्टाचार भी जंगल राज के श्रेणी में आता है, क्योंकि जंगल राज वो है जिसमें कानून का पालन नहीं होता है। लेकिन हम बात अपराध की कर रहे हैं, हम बात क्राइम की कर रहे हैं। दीपक, हाँ, ये आर्थिक अपराध है। आर्थिक नहीं, वो अपराध है पक्का, वो पक्का अपराध है। और इस अपराध का भी निराकरण होना चाहिए। अगर एक्सट्रीम पर आइए, फुल फ्रीडम आप स्टेट को दे रहे हैं कि अपराध को रोक लीजिए, तो कोई नया कानून तो हम नहीं देखे कि बन गया। कोई ऐसा कानून बना जिसमें कि समरी ट्रायल हो जाए। एक दिन बैठे बैठे एक क्वेश्चन आया मेरे मन में कि इतना करोड़ों रुपया रिकवर होता रहता है बीच बीच में, ये रखा कहाँ जा रहा है रिकवरी के बाद? रिकवरी के बाद। तो हमको लगा कि सवाल तो हम उस समय अपने आप से भी नहीं पूछे। तो हम सोचते, आज भी मान लीजिए 20 करोड़ रुपया कहीं जगह से किसी अफसर के घर से रिकवर हुआ, तो वो तो एग्जिबिट है। वो एग्जिबिट आप बैंक में नहीं जमा कर सकते हैं, क्योंकि जब ट्रायल होगा तो वही पैसा दिखाना पड़ेगा कि यही रिकवर हुआ था। बैंक तो उसको रख करके फिर आप कहिएगा 50 करोड़ दे दो हमको, जो हमने जमा किया था, तो आपको दे देगा, वो चेक से दे देगा पैसा। बट कोर्ट कहेगा कि ये तो नहीं है, ये नोट, वो नोट नहीं। तो
आई सडनली गॉट दिस आइडिया तो कि माल खाने में रखा जाता होगा फिर। माल खाना में इससे ज्यादा बेवकूफी तो और चूहा खा जाएगा सारा। मालखानों की हालत ये है कि वहां तो नोट रख दे तो चूहा खा जाए या चोर सेंधमारी करके ले जाए। सही बात है। तो फिर आई गॉट दैट फ्लैश कि कहाँ रखा रहा है, और ये हर 2-3 महीना पर एक आध बार हो जाता हर महीने हो रहा है, हर महीने। में भी। और हम कहाँ तो कहाँ रखा जाता है पैसा वो? आई डोंट नो। अब तो रिटायर करके उस समय क्वेश्चन मेरे माइंड में आपके समय में कहाँ रखा जाता था? नहीं आइडिया है, कभी पूछा नहीं हमने, लेकिन बैठे बैठे समझ में आएगा अच्छा कहाँ रखा रहा। ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये है कि आज कम से कम वो दौर तो नहीं है कि अगर 6 बज गया और बेटी घर नहीं लौटी तो माँ बाप थाने पहुंच जा रहे हैं, माँ बाप रोड पर खोजना शुरू कर रहे हैं कि बेटी सुरक्षित है कि नहीं। वो दौर, अगर भ्रष्टाचार है, लोगों की शिकायतें हैं, कई जगहों पर सड़क की समस्या अभी भी है, बेरोजगारी है, लेकिन कम से कम वो जो दौर है जिसमें कि बेटियां शाम 6 बजे के बाद बेटियों के लिए सड़क सुरक्षित नहीं हुआ करती थी, वो दौर डराने वाला नहीं है कि वो दौर फिर से आ सकता है। हर समय प्रॉब्लम्स बदलता है दीपक जी, यही एक अपराध नहीं है। और ये अपराध अगर आपने नियंत्रित कर लिया है तो ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे तरह का अपराध नहीं हो रहा है, हो रहा है। उसके लिए भी मैंने अपनी तरफ से आर्थिक अपराध इकाई की संरचना की थी, उसको कोशिश किया कि आगे बढ़ा करके देखें। थोड़ी दूर तक गाड़ी आगे बढ़ी थी, बट समय पूरा मिला नहीं। तो आज भी वो अपराध इकाई, आर्थिक अपराध इकाई है, उसमें उतनी क्षमता क्यों नहीं दिख रही है? अब वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रही है। हम जब भी बात कर रहे हैं अपराध की, तो आप आर्थिक अपराध की बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि पूरे बिहार में जो लोग हैं वो भ्रष्टाचार से कितने ज्यादा परेशान हैं। क्योंकि अगर आप बार बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं और आप यह भी कह रहे हैं कि ठीक है कि आपने कुछ हद तक उन अपराधों को, जो लोगों से जीने का अधिकार, सड़क पर बेटियों के घूमने का अधिकार छीन ले रहे थे, कंट्रोल कर लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार और दूसरी तरह के जो अपराध हैं उनको जस्टिफाई कर सके। लेकिन सवाल उठता है कि अब आगे बिहार का रास्ता किस ओर जाएगा? रास्ता कभी भी बंद नहीं होता है, और आगे बढ़िए आपको एक नई समस्या दिखेगी। समय के साथ समस्याएं भी बदलती हैं। तो एक जैसे आर्थिक अपराध है, ये मुझे दिख रहा है। उसके बाद डिजिटल ऑफेंसेस, कंप्यूटर से रिलेटेड ऑफेंसेस होते हैं, साइबर क्राइम, तो ये भी पनप गया है, और ये इनफैक्ट पनपा नहीं, अभी बढ़ चुका है। तो जो भी पुलिस का हेड होता है उसको एटलीस्ट 4 to 5 years अहेड ऑफ टाइम देखना पड़ता है, और फिर उसको टैकल करना पड़ता है। जैसे हमने जब टेक ओवर किया था तो उस समय डे टू डे प्रॉब्लम जो था क्राइम का, जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की, क्राइम्स ऑफ वायलेंस, वही पीक पर था। और वो उस समय था जंगल राज का मतलब वही क्राइम जो अभी हम लोग डिस्कस किए। तो वो जब कंट्रोल में आने लगा तो एक दूसरा क्राइम था आर्थिक अपराध। तो आर्थिक अपराध को जब टैकल करना शुरू किया तब तक साइबर क्राइम आ गया। तो ये रुकता कभी नहीं है, क्राइम का शेप एंड फॉर्म बदलता रहेगा। टॉप पुलिस ऑफिसर का रोल है उसको आगे देख करके, एंटिसिपेट करके और स्टेप्स लेना, जिससे कि जो नए फॉर्म का क्राइम है वो भी टैकल होता रहे। उस समय जो क्राइम अगेंस्ट वुमन हुआ करता था, उससे बड़ी बदनामी होती थी बिहार की पूरे देश में।
क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे, उसमें यहाँ तक मैं तो उस समय स्कूल में पढ़ता रहा हूँगा, लेकिन बाद में जब जर्नलिस्ट बना, पढ़ा थोड़ा, तो पता चला कि उस समय ये हालत थी कि जो आईएएस ऑफिसर्स थे, उनके घर की महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और उनको रेप का शिकार होना पड़ता था। तो वो जो भय का वातावरण था, वो पुलिस ऑफिसर्स के माइंड पे कितना दबाव डालता होगा कि हम ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। हम कह रहे हैं कि वो फेज पीछे छूटा, उसके लिए भी स्पीडी ट्रायल और अदर जो प्रोसेसेस थे उसका यूज किया गया। लेकिन अब इशू है कि फॉर्म ऑफ क्राइम फिर बदला, आर्थिक, साइबर के आगे भी आएगा। तो आर वी गेटिंग आवर फोर्स and leaders trained to tackle such offenses? नहीं, ये नहीं सवाल है मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि वो जो दौर था उससे हम आगे बढ़ गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वो दौर फिर से आ सकता है। 2 दिन बाद वोटिंग है, 11 को 122 सीटों पर बिहार वोट करेगा, 121 सीटों पर वोट किया बिहार ने 6 तारीख को। कहा जा रहा है कि वो जो दौर था जिसकी हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं और जो नोटोरियस था, कुख्यात दौर था, वो दौर फिर से आ सकता है। इसको ग्रांटेड लेने की बात ही नहीं मैं कर रहा हूं कि वो दौर नहीं आ सकता है, हम लोग आगे बढ़ गए, वो दौर फिर से आ सकता है। अगर जो ताकतें थी, जो उस दौर को लाने वाली ताकतें थी, वो ताकतें फिर से सत्ता में आएंगी तो वो दौर फिर से आएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है। वही आ जाएगा, हाउ डू वी नो, एंड व्हाई कांट वी से कि जो आएगा वो एक नए तरह का अपराध होगा और हम इस सरकार को जज करेंगे ऑन द वे इट इज एंटिसिपेटिंग द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम। उस पर क्यों नहीं जज करें, बजाय इसके कि पीछे वाले आ जाएंगे। वे इट्स हाउ यू लुक एट इट। हम तो देखते हैं कि भविष्य के लिए जो पुलिसिंग होनी है वो किस फॉर्म में होगी। उनको समझदारी है कि नहीं कि आर्थिक अपराध का क्या होता है। लेजिस्लेचर डिबेट नहीं करने को तैयार है कि आर्थिक अपराध पर एक भी असेंबली में हमने डिबेट नहीं सुना कि उसको क्या करना चाहिए, उसका ट्रायल ही जल्दी हो जाए, इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है कि नहीं। ये अगर नहीं देखते हैं तो सबसे आसान है कि वापस हो जाएगा। वापस अगर होने लगेगा तो फिर अगला इलेक्शन है, उसमें आप टैकल कर लीजिएगा। लेकिन आगे की राह क्यों नहीं देखी जाए, जो पीछे चले जाएंगे इसका भय क्रिएट किया जाए। तो सुना आपने बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद को, जिन्हें बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाने का श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया। सिस्टम में जो खराबियां थी, जो दिक्कतें थी, जो मैनिपुलेशन था, उसको दुरुस्त किया। और आज जो हम बेटर देख रहे हैं पुलिसिंग, जो हम आज देख रहे हैं कि बेटियां सड़कों पर 9 बजे 10 बजे भी रात में घूम पाती हैं, इसका बड़ा क्रेडिट जो पुलिस महकमा के आज भी कार्यरत लोग हैं वो अभयानंद को देते हैं। तो अभयानंद इसके लिए तैयार नहीं है कि हम इस भय में जीते रहें कि अगर हमने पिछले से सबक नहीं सीखा तो फिर हम पिछले दौर में चले जाएंगे। ये यहाँ से आगे की राह देखते हैं। ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमने क्राइम अगेंस्ट वुमन और जो अपराध है, क्राइम है, उनको लेकर कुछ हद तक सफलता हासिल की, लेकिन आर्थिक अपराध का क्या, भ्रष्टाचार का क्या, जो इतनी तेजी से फैला हुआ है और लगातार उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहा है, उसका जवाब भी देना होगा जो पावर में बैठे हुए लोग हैं। तो बड़ा सवाल है, जवाब दें। 2 दिन बाद बिहार की जनता वोट देने जा रही है, बिहार की जनता जवाब मांग रही है कि भ्रष्टाचार का क्या। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।